IQ का येस, कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक एस में आपका स्वागत है। हमारे चैनल द्वारा लगातार एनसीईआरटी क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है जो 70 बीपीएससी और यूपीपीसीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, यूपीएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज का जो ये क्लास है ये एनसीईआरटी क्लास 11 पोलिटी, भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार, इसके बारे में बताया गया है। चैप्टर नंबर 2 मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया। जो हमारे संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए हैं, तो सभी मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों में क्या अंतर होता है उसके बारे में यहाँ स्पष्ट रूप से बताया गया है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछेगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते सीधे लेसन की ओर। ये एनसीईआरटी पोलिटी क्लास 11 एनसीईआरटी का दूसरा चैप्टर है, भारतीय संविधान में अधिकार। इसमें हमें मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ना है। मौलिक अधिकार किसे कहते हैं और कितने मौलिक अधिकार हैं, और उन मौलिक अधिकारों की व्याख्या यहाँ बहुत डिटेल में की गई, तो इसको अच्छे से देखने की ज़रूरत है। हम लोग शुरू करते हैं। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, तो इसमें हमें लास्ट में ये देखना है कि भारतीय संविधान कौन कौन से मौलिक अधिकार प्रदान करता है, ये हमें जानना है, हम इसमें जानेंगे। उन अधिकारों को कैसे सुरक्षित किया जाता है ये जानेंगे हम लोग। उन अधिकारों की व्याख्या और सुरक्षा करने में न्यायपालिका की क्या भूमिका होती है ये हमें जानना है। और मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर होता है ये हमको यहाँ पर जानना है। तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है, और इसके बारे में इस 4 क्वेश्चन के जवाब आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, तो इसको बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है। हम लोग शुरू करते हैं। आप कहीं कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा, हम उसका जवाब आपको जरूर देंगे। और इससे जुड़े हुए क्वेश्चन हम अलग से कराएंगे, तो बिल्कुल आप लोग जो है इसको बहुत अंत तक देखिएगा। कहीं कोई डाउट होता है तो प्लीज़ आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। हम लोग शुरू करते हैं। लिखा है अधिकारों का घोषणा पत्र। ये क्या है, तो लिखा है उपयुक्त दोनों उदाहरणों से अधिकारों और उन्हें लागू करके जाने का महत्व पता चलता है। इसलिए अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों के अधिकारों को संविधान में सूचीबद्ध किया जाता है। तो याद रखना, लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों के अधिकारों को सूचीबद्ध किया जाता है, अर्थात उन्हें मौलिक अधिकार दिए जाते हैं। उसका स्पष्ट जो है उल्लेख भी संविधान में होता है। प्रजातंत्र मतलब होता है लोकतंत्र। प्रजातंत्र में यह सुनिश्चित होना चाहिए कि व्यक्तियों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं, ये मतलब बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। लोकतंत्र में उन्हें सरकार सदैव मान्यता देगी। संविधान द्वारा प्रदान किए जा गए और संरक्षित अधिकारों की ऐसी सूची को अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं। अतः अधिकारों का घोषणा पत्र सरकार को नागरिकों के अधिकारों के विरुद्ध काम करने से रोकता है। याद रखना, सरकार जो है को रोकता भी है कौन, ये कौन सा, तो अधिकारों का घोषणा पत्र, क्योंकि ये सरकार के लिए जो है जरूरी हो जाता है कि वो अधिकार वो नागरिकों को दे, और उसका उल्लंघन हो जाने पर उपचार सुनिश्चित करता है, ठीक है। तो इसके लिए सब सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं न्याय लेने के लिए। संविधान नागरिकों के अधिकारों को किससे जो है संरक्षित करता है, नागरिक के अधिकारों को किसी अन्य व्यक्ति या किसी मतलब निजी संगठन से खतरा हो सकता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को सरकार द्वारा सुरक्षा प्रदान किए जाने की आवश्यकता होती है, ठीक है। जब किसी के अधिकारों को, चाहे कोई व्यक्ति हो चाहे निजी कोई संगठन हो, अगर उसको खतरा होता है तो सरकार का यह जिम्मेदारी है कि उसको सुरक्षा प्रदान करे उस नागरिक को। यह जरूरी है कि सरकार व्यक्ति के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हो। इसके अतिरिक्त सरकार के विभिन्न अंग, विधायिका मतलब संसद, कार्यपालिका, नौकरशाही या जो है न्यायपालिका, अपने कार्यों के संपादन में व्यक्ति के अधिकारों का हनन कर सकते हैं, ठीक है। तो इनके माध्यम से व्यक्तियों का हनन होता है, और न्यायपालिका जो है ये न्याय प्रदान करने में जो है मौलिक अधिकारों को संरक्षित करने में अपना योगदान देती है। यहाँ लिखा है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार। तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की शुरुआत होती कहाँ से है, मौलिक अधिकारों की मांग कब की गई थी, तो लिखा है स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने इन अधिकारों का महत्व समझा था और मांग की थी। तो याद रखना, आज़ादी के पहले जब आज़ादी हमको नहीं मिली थी, जब हम आंदोलन कर रहे थे स्वतंत्रता आंदोलन, तब हमने बार बार मौलिक अधिकारों की मांग की थी, हमारे नेताओं ने किया था कि अंग्रेज शासकों को जनता के अधिकारों का आदर करना चाहिए। 1928 में मोतीलाल नेहरू ने अधिकारों के एक घोषणा पत्र की मांग उठाई थी। तो 1928 में नेहरू रिपोर्ट बनाई गई थी, जिसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में पहली बार अधिकारों के घोषणा पत्र की मांग की थी और 19 मौलिक अधिकार मांगे थे। अतः यह स्वाभाविक था कि स्वतंत्रता के बाद संविधान निर्माण के दौरान, जब संविधान का निर्माण हुआ उसके दौरान संविधान में अधिकारों का समावेश करने व उन्हें सुरक्षित करने पर सभी की राय
एक थी। ठीक है, सबकी राय क्या थी? बिल्कुल एक थी। संविधान में उन अधिकारों को सूचीबद्ध किया गया जिन्हें सुरक्षा देनी थी और उन्हें मौलिक अधिकारों की संज्ञा दी गई, क्योंकि हमारे मूलभूत अधिकार होते हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि मौलिक अधिकार अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसीलिए इन्हें संविधान में सूचीबद्ध किया गया है और इनकी सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान बनाए गए हैं। तो मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान भी हैं। वह इतने महत्वपूर्ण है कि संविधान स्वयं यह सुनिश्चित करता है कि सरकार भी उनका उल्लंघन ना कर सके। तो संविधान ने इतना अच्छे से इसको बना रखा है, इतना सुनिश्चित कर रखा है कि सरकार भी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकती है। मौलिक अधिकार हमारे अन्य अधिकारों से भिन्न हैं। जहां साधारण कानूनी अधिकारों को सुरक्षा देने और लागू करने के लिए साधारण कानूनों का सहारा लिया जाता है, वहीं मौलिक अधिकारों की गारंटी और उसकी सुरक्षा स्वयं संविधान करता है। ध्यान रखना, मौलिक अधिकारों की गारंटी और उसकी सुरक्षा कौन करता है? तो संविधान स्वयं करता है। ठीक है, तो आर्टिकल 32 जो है इसके लिए बनाया गया है। सामान्य अधिकारों को संसद कानून बनाकर परिवर्तित कर सकती है, लेकिन मौलिक अधिकारों में परिवर्तन के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा सरकार का कोई भी अंग मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर सकता है। इस अध्याय में हम आगे पढ़ेंगे कि सरकार के कार्यों से मौलिक अधिकारों के हनन को रोकने की शक्ति और उसका जो है दायित्व न्यायपालिका के पास है। तो याद रखना, मौलिक अधिकारों को अगर कोई रोकने का प्रयास करता है तो उसकी शक्ति और उसका उत्तरदायित्व किसके पास है? न्यायपालिका, क्योंकि न्यायपालिका ही संविधान की रक्षक भी है और उसकी व्याख्याकार भी है। विधायिका मतलब होता है संसद या कार्यपालिका के किसी कार्य या निर्णय से यदि मौलिक अधिकारों का हनन होता है या उन पर अनुचित प्रतिबंध लगाया जाता है तो न्यायपालिका उससे अवैध घोषित कर सकती है। ऐसा बहुत बार हुआ भी है। तो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बताया गया है कि अगर कभी मौलिक अधिकारों का हनन कार्य विधायिका मतलब संसद या फिर जो है कार्यपालिका अगर निर्णय लेती है तो न्यायपालिका उस कानून को अवैध घोषित कर देगी। लेकिन मौलिक अधिकार निरंकुश या असीमित अधिकार नहीं है। सरकार मौलिक अधिकारों के प्रयोग पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध लगा सकती है, मतलब मनमानी नहीं कर सकता कोई। औचित्यपूर्ण प्रतिबंध सरकार लगा सकती है, अगर उसको लगेगा कि इसको लगाने से देश हित में है, राष्ट्र हित में, तो कर सकती है। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है एक दक्षिण अफ्रीका के संविधान में अधिकारों का घोषणा पत्र। तो याद रखना, दक्षिण अफ्रीका जो है 1994 में आज़ाद हुआ था और संविधान वहाँ दिसंबर 1996 में लागू किया गया था। तो वहाँ भी बहुत सारे अधिकार दिए गए थे, जो है नस्ल, लिंग, गर्भधारण, वैधानिक स्थिति, वैवाहिक स्थिति, जातीय सामाजिक पहलू, मूल, रंग, आयु, अपंगता, धर्म, इन सब के आधार पर वहाँ पे भी मौलिक अधिकार दिए गए हैं। जैसे गरिमा का अधिकार दिया गया है, निजता का अधिकार दिया गया है, श्रम संबंधी समुचित व्यवहार का अधिकार दिया गया है, स्वस्थ पर्यावरण और पर्यावरण संरक्षण का अधिकार मिला है वहाँ पे दक्षिण अफ्रीका में, समुचित आवास का अधिकार, और ये सारे अधिकार हमको भी मिले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या के तहत इसको बताया भी है। स्वास्थ्य सुविधाएं, भोजन, पानी और जो है सामाजिक सुरक्षा का अधिकार मिला है, बाल अधिकार मिला है, बुनियादी और उच्च शिक्षा का अधिकार दिया गया है दक्षिण अफ्रीका में, संस्कृति, धार्मिक और भाषाई समुदायों का अधिकार दिया गया है। ठीक है, सूचना प्राप्त करने का अधिकार दिया गया। तो ये सब अधिकार दक्षिण अफ्रीका में भी है और ये सब अधिकार हमारे संविधान में भी सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या के तहत दे रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है समता का अधिकार। सबसे पहले हम बात करेंगे समता का अधिकार। तो समता का जो अधिकार है ये कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल में है? तो आर्टिकल याद रखना, आर्टिकल हमारे संविधान में आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक जो है समता का अधिकार दिया गया है। तो लिखा है, निम्न दो स्थितियों पर विचार करें। ये काल्पनिक स्थितियां हैं पर ऐसी बातें होती रहती हैं, आगे भी हो सकती हैं। अतः क्या आपको उनमें मौलिक अधिकारों का उल्लंघन दिखाई देता है? तो यहाँ दो कहानियां दी गई हैं। जरा इन कहानियों से हम समझेंगे कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कैसे होता है या मौलिक अधिकार में समानता किसे कहते हैं। लिखा है, सुदेश कुमार अपने गांव गया, उसके साथ उसका एक दोस्त भी था। गांव के एक होटल में उन्हें चाय पीने की इच्छा हुई। दुकानदार सुदेश कुमार को जानता था, पर उसके मित्र की जाति जानने के लिए उसने उसका नाम पूछा। उसके बाद दुकानदार ने सुदेश कुमार को तो एक सुंदर कप पे चाय दी, लेकिन उसके दोस्त को कुल्हड़ में चाय दी, क्योंकि वह दलित था। तो याद रखना, हमारे गांव में ऐसा होता भी है कि लोग दलितों के लिए अलग बर्तन कर देते हैं। तो वहाँ इसका मतलब क्या हुआ? समानता नहीं हुई ना, कि उसको अलग बर्तन में और इसको अलग बर्तन में, जबकि उसका दोस्त है। टेलीविज़न के एक चैनल में समाचार पढ़ने वाले
कुल 10 सदस्यों में से केवल 4 को यह आदेश दिया गया था कि वह समाचार न पढ़ें। वह सभी महिलाएं थीं। इसका कारण यह बताया गया कि वह सभी 45 वर्ष की उम्र को पार कर चुकी हैं, लेकिन इस अवस्था को पार कर चुके 2 पुरुषों पर यह प्रतिबंध नहीं लगाया गया। तो महिलाओं के साथ समानता का क्या हुआ? हनन हो गया। ठीक है, आगे लिखा है यहाँ पर हमारे संविधान में कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उनको पहले हम देख लेते हैं। यहाँ पे लिस्ट दी गई है। तो हमारा जो संविधान में मौलिक अधिकार है ये भाग 3 में है, जो है आर्टिकल जो है कहाँ से, तो आर्टिकल 12 से आर्टिकल जो है 35 तक दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ दिया गया है मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार भाग 3 में है। तो समता का अधिकार, इसके अलावा कौन कौन से अधिकार यहाँ दिए गए हैं? स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा एक संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है जो मौलिक अधिकारों को लागू कराने का कार्य करता है, सबको संरक्षण देता है। लिखा है यहाँ पे, हम इसको पढ़ देते हैं। पहला लिखा है समानता का अधिकार। तो हमारे संविधान में समानता का अधिकार क्या क्या दिया गया है? कानून के समक्ष समानता है, कानून का समान संरक्षण है। ये कहाँ कहा गया? आर्टिकल 14 में। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है। सड़कों, होटलों, कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों आदि में प्रवेश की समानता दी गई है, यह आर्टिकल 15 में कहा गया। रोजगार में अवसर की समानता 16 में, छुआछूत का अंत 17 में, उपाधियों का अंत 18 में है। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार 19 में है, जिसमें भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार है। 19 में ही शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने और सभा करने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, भारत में कहीं भी आने जाने का अधिकार है। भारत के किसी भी हिस्से में बसने और रहने का अधिकार है। कोई भी जो है पेशा चुनने या व्यवसाय करने का अधिकार है। ये सब अधिकार कहाँ दिया गया है? आर्टिकल 19 में दिया गया है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण ये जो है 20 में। जीवन की रक्षा और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार 21 में। शिक्षा का अधिकार 21A में है। अभियुक्तों को और सजा पाए लोगों को अधिकार ये 22 में दिया गया है। ठीक है, इसी तरह से शोषण के विरुद्ध अधिकार की अगर हम बात करें तो ये आपका दो आर्टिकल में है, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 में है। मानव के दुर्व्यापार और बंधुआ मजदूरी का रोक लगाई गई है आर्टिकल 23 में, और जोखिम वाले कामों में बच्चों से मजदूरी कराने पर आर्टिकल 24 में। तो कभी कभी इस पर कन्फ्यूजन हो जाते हैं बच्चे और गलत हो जाता है क्वेश्चन, तो इसको याद रखना। यहाँ पे बच्चों की मजदूरी पर रोक लगाई गई है, यहाँ पे बंधुआ मजदूरी है, दो बातें अलग अलग हैं। ठीक है, इसके अलावा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। आस्था और प्रार्थना की जो है आज़ादी 25 में है। धार्मिक मामलों के प्रबंधन 26 में। किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर अदायगी की स्वतंत्रता 27 में है। कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा व उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता है, आर्टिकल 28 में है। संस्कृति और शैक्षिक अधिकार जो है ये अल्पसंख्यकों को दिए गए हैं। तो लिखा है अल्पसंख्यकों की भाषा और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार 29 में है। अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार 30 में दिया गया है। इसके अलावा आर्टिकल संस्कृति और शैक्षिक अधिकार जो है ये अल्पसंख्यकों को दिए गए हैं। तो लिखा है अल्पसंख्यकों की भाषा और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार 29 में है। अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार 30 में दिया गया है। इसके अलावा आर्टिकल जो है 31 को हटा दिया गया है, जिसमें समानता का अधिकार था, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में है, जिसमें मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार दिया गया है। तो आर्टिकल 32 के तहत हम कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट। और आर्टिकल 226 के तहत हम हाई कोर्ट जा सकते हैं जब मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा है ये भेदभाव या स्पष्ट उदाहरण है, जो भेदभाव मैंने ऊपर आपको बताया था, दोनों उदाहरण पढ़ा था मैंने। एक में जाति और दूसरे में लिंग के आधार पर भेदभाव किया गया। तो लिंग के आधार पर महिलाओं के साथ और जात के आधार पर उस दलित बच्चे के साथ किया गया। आपकी राय में क्या ऐसा भेदभाव उचित है? बिल्कुल उचित नहीं है। ठीक है, क्या है समता का अधिकार ऐसे और अन्य प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास करता है। यह सार्वजनिक स्थलों जैसे दुकान, होटल, मनोरंजन स्थल, कुआं, स्नान घाट, पूजा स्थलों में समानता के आधार पर प्रवेश देता है। मतलब इन सब जगहों पर जाने से कोई किसी को रोक नहीं सकता है। केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर प्रवेश में कोई भेदभाव नहीं हो सकता, चाहे वो धर्म के आधार पे हो, मूल वंश
के आधार पर हो, जात के आधार पर हो, लिंग के आधार पर हो, क्षेत्र के आधार पर हो, स्थान के आधार पर हो, तो हम भेदभाव नहीं कर सकते कि तुम दिल्ली से हो और तुम नागालैंड से हो तो तुमको ये अधिकार नहीं है। तो भारत में है वो अधिकार सबको मिला, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। आगे लिखा है या उपयुक्त आधारों पर लोक सेवकों में भी कोई भेदभाव जो है वर्जित करता है। यह अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पहले हमारे समाज में समानता के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जाता था। तो हमारे देश में समानता के आधार पर ही तो सबसे बड़ी लड़ाई थी, छुआछूत था, दलितों के साथ अत्याचार हो रहा था, उसी के लिए ये जो बहुत महत्वपूर्ण है। छुआछूत की प्रथा असमानता का सबसे भद्दा रूप है। तो हमारे देश में छुआछूत आज भी है, उस समय भी था, जो हमारे संविधान के लिए, हमारे समाज के लिए बहुत ही जो है निकृष्ट कार्य है। समता के अधिकार के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया। किसके द्वारा? तो समता के आधार पर समाप्त किया गया आर्टिकल 17 के द्वारा। उसी अधिकार के अंतर्गत यह भी व्यवस्था की गई है कि केवल उन लोगों को छोड़कर जिन्होंने सेना या शिक्षा के क्षेत्र में गौरवपूर्ण उपाधि प्राप्त की है, राज्य किसी भी व्यक्ति को कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। आर्टिकल 18 कहता है तो केवल शिक्षा में और सेना में जो उपाधि होती है उसके अलावा कोई राज्य किसी को कोई उपाधि नहीं दे सकता है। इस प्रकार समता का अधिकार भारत को एक सच्चे लोकतंत्र के रूप में स्थापित करने का प्रयास करता है, जिसमें सभी नागरिकों को समान प्रतिष्ठा और गरिमा प्राप्त हो सके। ठीक है, आगे लिखा है क्या आपने अपने संविधान की प्रस्तावना पढ़ी है? या समानता को कैसे परिभाषित करती है? आप पाएंगे कि प्रस्तावना में समानता के बारे में जो है यहाँ पर दो बातों का उल्लेख है। पहला क्या है? तो हमारे उसमें क्या कहते हैं, प्रस्तावना में प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता दी जा चुकी है। तो हमारे प्रस्तावना में दो समानता की बात की गई है, प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। आगे लिखा है अवसर की समानता का अर्थ है कि समाज के सभी वर्गों को समान अवसर मिले। मतलब ऐसा कोई ना हो कि किसी को समान अवसर ना मिले, चाहे वो किसी भी वर्ग का क्यों ना हो। लेकिन जब समाज में अनेक सामाजिक विषमताएं व्याप्त हों तो वहाँ समान अवसरों का क्या मतलब हो सकता है? संविधान स्पष्ट करता है कि सरकार बच्चों, महिलाओं, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की बेहतरी के लिए विशेष योजनाएं और निर्णय लागू कर सकती है, जिसे देखा होगा आरक्षण दिया जाता है। इसीलिए आपने नौकरियों और स्कूलों में प्रवेश के लिए आरक्षण के बारे में और सुना होगा। तो आरक्षण इसीलिए दिया जाता है कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको जो है, जो बहुत ज़्यादा पीछे हो गए, उनको जो है क्या किया जाए, शिक्षा में और नौकरी में आरक्षण दिया जाए, जिससे वो समाज में सबसे आगे आ सके। आपको संभवतः आश्चर्य भी हुआ होगा कि समानता के सिद्धांत का पालन करने के बावजूद यहाँ आरक्षण क्यों है? तो आरक्षण इसलिए है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पीछे हो गए हैं सामाजिक और आर्थिक रूप से। आगे लिखा है वास्तव में संविधान का अनुच्छेद 16(4) साफ साफ कहता है कि आरक्षण जैसी नीति को समानता के अधिकार के उल्लंघन के रूप में नहीं देखा जा सकता है। तो ये साफ साफ यहाँ बताया गया आर्टिकल 16(4) में। यदि आप संविधान की भावना देखें तो आप पाएंगे कि अवसर की समानता के अधिकार को पूरा करने के लिए यह जरूरी है। तो अवसर की समानता को जो है ये देने के लिए ही आरक्षण दिया गया है। ये इसका आप साफ साफ उल्लेख 16(4) में किया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इतना अच्छे से एनसीईआरटी में चीज़ों को बताया गया, तो इसको बहुत अच्छे से देखने की ज़रूरत है। यहाँ पर एक आर्टिकल दिया गया है, आर्टिकल 16(4) में साफ साफ यहाँ लिखा भी है कि इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण का प्रावधान करने में नहीं रोकेगी। ठीक है, तो साफ साफ यहाँ ये बात बता दिया गया है। आगे लिखा है आप एक न्यायाधीश हैं। तो यहाँ न्यायाधीश हैं तो इसके बारे में लिखा है, तो लिखा है आपको एक तरह से ये केस स्टडी दी गई है समझने के लिए। तो लिखा है आपको उड़ीसा के पुरी जिले के दलित समुदाय के एक सदस्य जो है हादी बंधु के एक पोस्ट कार्ड मिलता है। उसमें लिखा है कि उसके समुदाय के पुरुषों ने उस प्रथा का पालन करने से इनकार कर दिया जिसके अनुसार उन्हें उच्च जातियों के विवाहों उत्सव में दूल्हे और सभी मेहमानों के पैर धोने पड़ते हैं। इसके बदले उस समुदाय की 4 महिलाओं को पीटा गया और उन्हें निर्वस्त्र करके घुमाया गया। एक आप न्यायाधीश हैं और आपको इस समस्या का लेटर मिलता है। ठीक है, आगे लिखा है जो कि महिलाओं का अपमान हुआ है। ठीक है, पोस्ट कार्ड लिखने वाले के अनुसार हमारे बच्चे शिक्षित हैं
और वह उच्च जातियों के पुरुषों के पैर धोने, विवाह में भोजन के बाद जूठन हटाने और बर्तन मांजने का परंपरागत काम करने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पढ़ लिख चुके हैं, इसलिए अब वो तैयार नहीं है, और ये साफ साफ उसमें लिखा गया न्यायाधीश को। यह मानते हुए उपयुक्त तथ्य सही है, आपको निर्णय करना है कि क्या इस घटना में मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। आप इसमें सरकार को क्या करने का आदेश देंगे। तो एक न्यायाधीश के रूप में आप क्या करने का आदेश देंगे, ये आप लोग जो है सोच सकते हैं। ठीक है, तो हमें वहाँ पे उस दलित समुदाय को, उस दलित वर्ग को, हमें उस दलित जाति को, हमें व्यक्ति को हमें न्याय देना पड़ेगा। एक न्यायाधीश के रूप में हमें संविधान का पालन करना ही पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 क्या कहता है, याद रखना, याद रखना। लिखा है जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं स्वतंत्रता के अधिकार की। तो स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख कहाँ किया गया है, तो संविधान में आर्टिकल 19 से लेकर के आर्टिकल 22 तक इसमें जो है स्वतंत्रता के अधिकारों की बात के बारे में बताया गया है। तो लिखा है किसी भी लोकतंत्र में समता और स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण अधिकार होते हैं। याद रखना, समता और स्वतंत्रता ये बहुत जरूरी है। किसी भी जो है लोकतांत्रिक देश में या किसी समाज के लिए अधिकार और स्वतंत्रता बहुत महत्वपूर्ण आयाम माने जाते हैं। ठीक है, और फ्रांस की क्रांति का नारा भी यही था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ठीक है, इनमें से एक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो दोनों क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं। स्वतंत्रता का अर्थ है चिंतन, अभिव्यक्ति और कार्य करने की स्वतंत्रता। लेकिन स्वतंत्रता का यह अर्थ नहीं है कि हम जैसा चाहें वैसा करने लगें। यदि ऐसा करने की इजाज़त दे दी जाए तो बहुत सारे लोग अपनी स्वतंत्रता का आनंद उठाने से वंचित हो जाएंगे। अतः स्वतंत्रता को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है कि बिना किसी अन्य की स्वतंत्रता के नुकसान पहुँचाए और बिना कानून व्यवस्था को ठेस पहुँचाए प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी स्वतंत्रता का आनंद ले सकें। आप स्वतंत्र हैं अपने लिए, लेकिन आप किसी के स्वतंत्रता के हनन नहीं कर सकते हैं, ये भी संविधान कहता है। आगे लिखा है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। तो आर्टिकल 21 में यही दिया गया है। तो लिखा है स्वतंत्रता के सबसे महत्वपूर्ण अधिकारों में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। किसी भी नागरिक को कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ यह है कि किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। गिरफ्तार किए जाने पर उस व्यक्ति को अपने पसंदीदा वकील के माध्यम से अपना बचाव करने का अधिकार दिया गया आर्टिकल 20 में। इसके अलावा पुलिस के लिए यह आवश्यक है कि वह अभियुक्त को 24 घंटे के अंदर निकटतम न्यायाधीश के सामने पेश करे। ये सब चीज़ें आपको पता भी होंगी। न्यायाधीश ही इस बात का निर्णय करेगा कि गिरफ्तार उचित है, गिरफ्तार मतलब जो गिरफ्तार किया गया वो उचित है या नहीं है। आगे लिखा है इस अधिकार द्वारा किसी व्यक्ति के जीवन को मनमाने ढंग से समाप्त करने के विरुद्ध ही गारंटी नहीं बल्कि इसका दायरा और भी व्यापक है। सर्वोच्च न्यायालय के पिछले अनेक निर्णयों द्वारा इस अधिकार का दायरा बढ़ा है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है अपनी व्याख्याओं के द्वारा इसके दायरे को क्या किया है, अब बहुत व्यापक कर दिया है। आगे लिखा है सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार इसमें शोषण से मुक्ति और मानवीय गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार अंतर्निहित है। न्यायालय ने माना है कि जीवन के अधिकार का अर्थ है कि व्यक्ति को आश्रय और आजीविका का भी अधिकार हो, क्योंकि इसके बिना कोई व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता। तो आश्रय और आजीविका का अधिकार भी होना चाहिए जीवन जीने के अधिकार में, तभी वो व्यक्ति जिंदा रह सकता, नहीं तो नहीं रह सकता है। ये कौन व्याख्या किया है, तो ये माननीय न्यायालय ने किया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। लिखा है निवारक जो है नज़रबंदी, ये क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण मतलब पॉइंट है। लिखा है सामान्यतः किसी व्यक्ति को तब गिरफ्तार करते हैं जब उसने अपराध किया हो, पर इसके अपवाद भी हैं। कभी कभी किसी व्यक्ति को इस आशंका पर भी गिरफ्तार किया जा सकता है कि वह कोई गैर कानूनी कार्य करने वाला है और फिर उसे जो है वर्णित प्रक्रिया का पालन किए बिना ही कुछ समय के लिए जेल भेजा जा सकता है। इसे ही निवारक नज़रबंदी कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, निवारक नज़रबंदी कहते हैं। कितनी अच्छे से व्याख्या यहाँ पे बताई गई है। इसका अर्थ यह हुआ कि सरकार को लगे कि कोई व्यक्ति देश की कानून व्यवस्था या शांति या सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है, तो वह उसे बंदी
बना सकती हैं। ठीक है, सरकार को अगर लगे कि वो व्यक्ति समाज के लिए, देश के लिए खतरा है, तो वो व्यक्ति उसको बंदी मतलब सरकार बना सकती है। लेकिन निवारक नज़रबंदी अधिनियम 3 महीने के लिए ही हो सकती है, मतलब अधिकतम 3 महीने ही गिरफ्तार कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। 3 महीने के बाद ऐसे मामले समीक्षा के लिए एक सलाहकार बोर्ड के समक्ष लाए जाते हैं। कितनी अच्छी से बात बताई गई है यहाँ, तो अगर इसको आप पढ़ लेंगे तो लक्ष्मीकांत पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से निवारक नज़रबंदी सरकार के हाथ में असामाजिक तत्वों और राष्ट्र विद्रोही तत्वों से निपटने का एक हथियार है। याद रखना, निवारक नज़रबंदी जो है ये सरकार का एक हथियार है असामाजिक तत्वों के लिए और जो जो विद्रोही हैं, विरोधी है, उनके लिए। लेकिन सरकार ने प्रायः इसका दुरुपयोग किया है, बहुत सारी सरकार ने उसका दुरुपयोग भी किया है। अनेक लोग यह मानते हैं कि इस कानून में कुछ ऐसे सुरक्षात्मक उपाय किए जाने चाहिए जिसे सामान्य नागरिकों के विरुद्ध अन्य किसी कारण से इसके दुरुपयोग को रोका जा सके। वास्तव में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकारों और निवारक नज़रबंदी के प्रावधानों में परस्पर विरोधाभास भी हैं। ठीक है, एक तरफ स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, एक तरफ नज़रबंदी है, तो दोनों क्या है, एक दूसरे के विरोधाभास भी हैं। आगे लिखा है अन्य स्वतंत्रताएं क्या हैं। आप देख सकते हैं कि स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत कुछ और अधिकार भी हैं, पर इनमें कोई भी अधिकार निरंकुश नहीं है, मतलब तानाशाही भी अधिकार नहीं है। इनमें से प्रत्येक के प्रयोग पर सरकार कुछ प्रतिबंध लगा सकती है। उदाहरण के तौर पर भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुछ मामले में रोक लगाई जा सकती है। ठीक है, पर कानून व्यवस्था, शांति और नैतिकता के आधार पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। जब कानून व्यवस्था खराब हो रही हो, शांति भंग हो रही हो, नैतिकता का आधार हो, तो प्रतिबंध लगाया जा सकता है। सभा सम्मेलन करने की स्वतंत्रता का प्रयोग करने पर यह शर्त है कि वह शांतिपूर्ण और बिना हथियारों के हो। याद रखना, 19 में कहा गया है कि आप जो है सभा और सम्मेलन कर सकते हैं, लेकिन बिना हथियारों के साथ आप सम्मेलन नहीं कर सकते हैं। शांतिपूर्वक आप सम्मेलन करिए, ये आपको दिया गया है। सरकार किसी क्षेत्र में 5 या 5 से अधिक लोगों की सभा पर प्रतिबंध लगा सकती है। प्रशासन इस शक्ति का आसानी से दुरुपयोग कर सकता है। वह सरकार के किसी कार्य या नीति के विरुद्ध जनता को न्यायोचित जो है विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति देने से मना कर सकता है। लेकिन जनता अपने अधिकारों के प्रति सजग और सतर्क और प्रशासन के ऐसे कार्यों का विरोध करे तो इसके दुरुपयोग की संभावना कम जो है हो सकती है या की जा सकती है। संविधान में भी कुछ सदस्यों ने अधिकारों को प्रतिबंधित करने पर अपना असंतोष क्या किया है, जताया भी है। ऐसा कई बार ऐसा हुआ भी है हमारे देश में, उदाहरण आप मिल सकता है। यहाँ लिखा है, मैं समझता हूँ कि इसमें से अनेक मौलिक अधिकारों को एक सिपाही के दृष्टिकोण से बनाया गया है। आप देखेंगे कि काफ़ी कम अधिकार दिए गए हैं और प्रत्येक अधिकार के बाद एक उपबंध जोड़ा गया है। ठीक है, लगभग प्रत्येक अनुच्छेद के बाद एक उपबंध है जो इन अधिकारों को पूरी तरह से वापस ले लेता है। मौलिक अधिकारों की हमारी क्या अवधारणा होनी चाहिए जो है, इस पर प्रत्येक अधिकार को संविधान में पाना चाहते हैं या हमारी जनता चाहती है। ये जज सोमनाथ लहिड़ी ने संविधान सभा में वाद विवाद के दौरान ये बात कही थी। ठीक है, जब ये इस पर मौलिक अधिकारों पर डिस्कशन हो रहा था तब इन्होंने इस बात कही थी। कब, तो याद रखना, उन्होंने कहा था ये 29 अप्रैल 1947 को, जब संविधान सभा में वाद विवाद हो रहा था तब ये बात उन्होंने कही थी। आगे लिखा है, आरोपी या अभियुक्त के अधिकार, आर्टिकल 22 है। तो लिखा है, आर्टिकल 22 में कहा गया था, लिखा है, हमारा संविधान इसका भी प्रावधान करता है कि उन लोगों को भी पर्याप्त सुरक्षा मिले जिन पर विभिन्न अपराधों के आरोप हों। ठीक है, जिनके ऊपर अपराध के आरोप हैं उनको भी कुछ अधिकार या कुछ सुरक्षा मिलनी चाहिए। क्या मिलना चाहिए? हम प्रायः ऐसा विश्वास कर लेते हैं कि जिस पर भी किसी अपराध का आरोप लगता है वह दोषी है, लेकिन जब तक न्यायालय किसी व्यक्ति को किसी अपराध का दोषी नहीं ठहराता तब तक उसे दोषी नहीं माना जा सकता। यह भी जरूरी है कि किसी अपराध के आरोपी को स्वयं को बचाने के समुचित अवसर मिलना चाहिए। न्यायालय में निष्पक्ष मुकदमे के लिए संविधान 3 अधिकारों को व्यवस्था करता है। 3 अधिकार उनके लिए भी दिए गए हैं जो अपराधी हैं। तो क्या क्या है? किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से ज़्यादा का सज़ा नहीं मिलेगी। ठीक है, यह बात कहा गया है। कोई भी कानून किसी भी कार्य को पिछली तारीख से
से अपराध घोषित नहीं कर सकेगा और किसी भी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए नहीं कहा जा सकेगा। तो ये 3 अधिकार अपराधियों को दिए गए हैं आर्टिकल 22 में। इसको रट लीजिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार में आप देख सकते हैं छोटे बच्चे से काम कराया जा रहा है बीड़ी के कारखाने में। ठीक है, कहीं कहीं मौलिक अधिकारों क्या है, उल्लंघन ही है। ठीक है, तो लिखा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये आर्टिकल 23 और 24 इसी से जुड़ा हुआ है। तो लिखा है अपने देश में करोड़ों लोग गरीब, दलित, शोषित और वंचित हैं। यह लोगों के द्वारा उनका शोषण हो सकता है। ऐसे शोषण को हम अपने देश में बेगार या बंधुआ मजदूरी के रूप में जानते हैं। तो बेगार या बंधुआ मजदूरी रूप में लोग क्या करते हैं, शोषण करते हैं और मजदूरी भी नहीं देते हैं। इसी प्रकार के एक शोषण में लोगों को दास के रूप में खरीदा और बेचा जा सकता है। इन दोनों प्रकार के शोषणों पर संविधान प्रतिबंध लगाता है। पुराने समय में जमींदारों, सूदखोरों और अन्य धनी लोग बंधुआ मजदूरी करवाते थे। देश में अभी भी खास तौर से भट्ठे के काम में बंधुआ मजदूरी करवाई जाती है। अब इसे अपराध घोषित कर दिया गया है और वह कानून द्वारा दंडनीय होगा जो ऐसा काम करेगा। ठीक है, तो हमारे संविधान ने यह पावर उन लोगों को दे रखी जिनका शोषण होता है। आगे लिखा है संविधान के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने, खदान या अन्य किसी खतरनाक काम में नियोजित नहीं किया जाएगा। ये आर्टिकल कहाँ कहा गया है, 24 में कहा गया है। इस प्रकार बाल श्रम को अवैध बनाकर शिक्षा को बच्चों का मौलिक अधिकार बनाकर शोषण के विरुद्ध जो है संवैधानिक अधिकार को और अर्थपूर्ण बनाया गया है। तो बच्चों को मौलिक अधिकार भी दिया गया है शिक्षा का अधिकार में। ठीक है, मतलब शिक्षा के अधिकार, मौलिक अधिकार भी जोड़ दिया गया है एक तरह से। ठीक है, तो याद रखना आज क्या है, आर्टिकल 21A में जो है शिक्षा का अधिकार भी बच्चों को मिला हुआ है, एक मौलिक अधिकार बन गया है। अब बात करेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो लिखा है अपने संविधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद के धर्म पालन करने का अधिकार है। इस स्वतंत्रता को लोकतंत्र का प्रतीक माना जाता है। इतिहास गवाह है कि दुनिया के अनेक देशों के शासकों और राजाओं ने अपने अपने देश की जनता को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं दिया था। बहुत सारे देशों में ऐसा है, यूरोप में है। शासकों से अलग धर्म को मानने वाले लोगों को या तो मार डाला गया या विवश किया गया कि वह शासकों द्वारा मान्य धर्म को स्वीकार कर लें। हमारे देश में भी ऐसा हुआ है। ठीक है, अतः लोकतंत्र में अपनी इच्छा के अनुसार धर्म पालन करने की स्वतंत्रता को हमेशा एक बुनियादी सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया गया है। ठीक है, लिखा है आस्था और प्रार्थना की स्वतंत्रता। तो आर्टिकल 25 में आर्टिकल में क्या कहा गया 25 में कि आस्था और प्रार्थना की स्वतंत्रता है और आप लोग कोई भी धर्म मान सकते हैं। लिखा है भारत में प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म चुनने और उसका पालन करने का अधिकार दिया गया है 25 में। धार्मिक स्वतंत्रता में अंतःकरण की स्वतंत्रता भी समाहित है। मतलब अंतःकरण मतलब अपने मन से जो चाहे वो कर सकते हैं। इसका अर्थ है कि कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को चुन सकता है या यह निर्णय भी ले सकता है कि वह किसी भी धर्म का पालन नहीं करेगा। मतलब हम धर्म का पालन कर भी सकते हैं किसी का और चुन भी सकते हैं और नहीं भी चुन सकते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का यह भी अर्थ है कि सभी व्यक्तियों को अपने धर्म को अबाध रूप से मानने, उसके अनुसार आचरण करने और जो है प्रचार करने का समान हक होगा। लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध भी हैं। क्या प्रतिबंध हैं? लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के आधार पर सरकार धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है। ये लाइन याद रखना, अगर कभी पूछा जाए कि सरकार धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध कब लगा सकती है, तो लोक व्यवस्था में नैतिकता के आधार पर और स्वास्थ्य के आधार पर रोक लगाया जा सकता है। आगे लिखा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार असीमित नहीं है। कुछ सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए सरकार धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है। याद रखना, अगर कुछ सामाजिक बुराई धार्मिक धर्म से जुड़ी हुई है तो सरकार धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है और उस बुराई को दूर करने के लिए कानून भी बना सकती है। जैसे उदाहरण के तौर पर सरकार ने सती प्रथा, एक से अधिक विवाह और मानव बलि जैसी कुप्रथाओं पर प्रतिबंध के लिए अनेक कदम उठाए। ऐसे प्रतिबंधों को धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं माना जा सकता है। ये भी याद रखना, कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि सरकार हमारे धार्मिक मामले में हस्तक्षेप क्यों करती है, तो वो धार्मिक मामला नहीं है, वो सामाजिक मामला है। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर नियंत्रण लगाने से विभिन्न धर्म के
मानने वालों और सरकार के बीच अक्सर ही तनावपूर्ण स्थितियां पैदा होती हैं। जब भी किसी धार्मिक समुदाय के कुछ क्रियाकलापों पर सरकार नियंत्रण लगाती है तो उस समुदाय के लोग यह महसूस करते हैं कि वह उनके धर्म में एक हस्तक्षेप है। ये समस्या हमारे देश में होती रहती है और कई बार ऐसा आरोप लगा भी है। आगे लिखा है, एक अन्य कारण यह भी धार्मिक स्वतंत्रता राजनीतिक विवाद का विषय बन जाती है। संविधान ने सभी को अपने धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता दी है। इसमें लोगों को एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तित के लिए मानने का भी अधिकार दिया है। आप कोई धर्म छोड़ करके दूसरे धर्म को अपना सकते हैं, इसमें कोई जो है कानून का उल्लंघन नहीं होगा। लेकिन कुछ लोग धर्म परिवर्तन का विरोध करते हैं। उनका मानना है कि धर्मांतरण भय या लालच के आधार पर कराए जाते हैं, ऐसा भी होता है। ठीक है, संविधान भी जबरन धर्म परिवर्तन की इजाज़त नहीं देता। तो जब अगर हम भय के आधार पर, लालच के आधार पर धर्म परिवर्तन कराते हैं तो ये कानून के उल्लंघन का अधिकार माना जाएगा और उसके लिए जो है सजा का प्रावधान भी है। तो संविधान भी जबरन जो है धर्म परिवर्तन की इजाज़त नहीं देता है। वह हमें केवल अपने धर्म के बारे में सूचनाएं प्रोत्साहित करने का अधिकार देता है। आप अपने धर्म के बारे में सूचना को प्रोत्साहित कर सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे धर्म की बुराई भी नहीं कर सकते हैं, जिससे वह हम दूसरे को अपने धर्म की ओर आकर्षित कर सकते हैं। तो आप अपने धर्म की जो है बड़ाई करिए, लेकिन किसी दूसरे धर्म की बुराई भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सभी धर्मों की समानता क्या है? लिखा है, विभिन्न धर्मावलंबियों का देश होने के कारण यह जरूरी है कि सरकार विभिन्न धर्मों के साथ समानता का बर्ताव करे, क्योंकि हमारे देश में एक से अधिक धर्म के लोग हैं। तो ऐसा सरकार जो है सबके साथ समानता का बर्ताव करे। इसका अर्थ यह भी है कि सरकार किसी विशेष धर्म या धर्म का पक्ष नहीं लेगी। इसलिए हमारा देश क्या है? धर्मनिरपेक्ष है। भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है। भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, न्यायाधीश या अन्य किसी सार्वजनिक पद पर कार्य करने के लिए हमें किसी धर्म विशेष का सदस्य होना जरूरी नहीं है। ठीक है, आप किसी भी धर्म के हो सकते हैं, राष्ट्रपति बन सकते हैं, प्रधानमंत्री बन सकते हैं, न्यायाधीश बन सकते हैं। ऐसा हमारे देश में उदाहरण हो चुका है। समानता के अधिकार के अंतर्गत भी हमने देखा है कि सभी नागरिकों को इस बात की गारंटी दी गई है कि सरकारी नौकरियों में नियुक्ति के संबंध में सरकार धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। तो हमारे यहाँ सरकारी नौकरियों में धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होता है। राज्य द्वारा संचालित शैक्षिक संस्थानों में ना तो किसी धर्म का प्रचार किया जाएगा, ना ही कोई धार्मिक शिक्षा दी जाएगी और ना ही उसमें प्रवेश के लिए किसी धर्म को वरीयता दी जाएगी। इन प्रावधानों से धर्म निरपेक्षता को जीवन और बल मिलता है। ठीक है, तो कितनी इंपॉर्टेंट बात यहाँ बताई गई है। इसे ऐसे ही आप एनसीईआरटी जब अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी और राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जानकारी और अच्छे से होगी। ठीक है, अब बात करेंगे सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार दिया गया है आर्टिकल 29 और 30 में। तो लिखा है, जब हम भारतीय समाज की बात करते हैं तो हमारे मन में विविधता की छवि उभरती है। तो हमारे समाज में बहुत ज़्यादा विविधता पाई जाती है। भारतीय समाज कोई समरूप समाज नहीं है, वरन इसमें काफ़ी विविधता है। ऐसे विविधता भरे समाज में कुछ समुदाय छोटे और कुछ बड़े होते हैं। ऐसी स्थिति में अल्पसंख्यक समुदाय को बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति स्वीकार करनी पड़ेगी? तो नहीं करनी पड़ेगी। ऐसा लेकिन कभी कभी होता है कि वो थोपी जा सकती है, इसीलिए ये अधिकार दिया गया है। हमारा संविधान मानता है कि विविधता हमारे समाज की मजबूती है, मजबूरी नहीं, मजबूती है। अतः अल्पसंख्यकों का अपनी संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार दिया गया है कि जो अल्पसंख्यक है वो अपनी संस्कृति को बनाए रखने के लिए स्वतंत्र हैं। ठीक है, आगे लिखा है, बहुसंख्यकों पर एक गंभीर दायित्व है कि वह देखें कि अल्पसंख्यक सुरक्षित महसूस करें। मतलब बहुसंख्यक का यह दायित्व बनता है कि वो अल्पसंख्यकों के बारे में यह ध्यान रखें कि वो सुरक्षित महसूस करें, वो असुरक्षित महसूस ना कर सकें। केवल एक धर्मनिरपेक्ष शासन में ही अल्पसंख्यक सुरक्षित रहेंगे। उनके लिए राष्ट्रवादी होना लाभकारी है। बहुसंख्यकों को अपने राष्ट्रीय दृष्टिकोण का दिखावा नहीं करना चाहिए। उन्हें स्वयं को अल्पसंख्यकों की स्थिति में रहकर उनकी आशंकाओं को समझना चाहिए। सुरक्षा की सभी मांगे उसी आशंका पर आधारित हैं जो अल्पसंख्यकों के मन में अपनी भाषा, लिपि और नौकरियों के अवसर के संबंध में हैं। ठीक है, आगे लिखा है, किसी समुदाय को केवल धर्म के आधार पर नहीं बल्कि भाषा और संस्कृति के आधार पर अल्पसंख्यक माना जाता है। तो धर्म के आधार पर ही नहीं, भाषा और संस्कृति के आधार पर भी अल्पसंख्यक हो सकते हैं। अल्पसंख्यक वह समूह है जिनकी अपनी एक भाषा, एक धर्म है,
जो देश के किसी एक भाग में या पूरे देश में संख्या के आधार पर और किसी अन्य समूह से छोटा है, ऐसे अल्पसंख्यक समूहों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने और उसे विकसित करने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, क्योंकि वो कम है तो उनको जो है ये अधिकार मिला हुआ है। आगे लिखा है, भाषाई या धार्मिक अल्पसंख्यक अपने शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं। ऐसा करके वे अपनी संस्कृति को सुरक्षित और विकसित कर सकते हैं। शिक्षण संस्थाओं को वित्तीय अनुदान देने के मामले में सरकार इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगी कि उस शिक्षण संस्थान का प्रबंधन किसी अल्पसंख्यक समुदाय के हाथ में है। तो याद रखना, अगर जो है सरकार जो है कभी भी शिक्षण संस्थानों में भेदभाव नहीं करेगी जो अल्पसंख्यकों द्वारा बनाए गए हैं, और उसके लिए वो काम करेगी और उनके साथ कोई भेदभाव जैसा व्यवहार नहीं करेगी। आगे है आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो लिखा है, इस बात से हर कोई सहमत होगा कि हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों की सूची बड़ी आकर्षक है, लेकिन अधिकारों की विस्तृत सूची देना ही काफ़ी नहीं है। कोई ऐसा तरीका होना चाहिए जिससे उन्हें व्यवहार में लाया जा सके और उल्लंघन होने पर अधिकारों की रक्षा की जा सके। तो मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए आर्टिकल 32 क्या लाया गया है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। ठीक है, तो लिखा है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार वह साधन है जिसके द्वारा ऐसा किया जा सकता है। डॉक्टर अम्बेडकर ने इस संविधान को संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी थी। ठीक है, तो डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या कहा था, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। संवैधानिक उपचारों को उन्होंने संविधान का हृदय बताया और उसकी आत्मा की संज्ञा दी थी। इसके अंतर्गत हर व्यक्ति को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन किए जाने पर सीधे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। याद रखना, जब अगर किसी मौलिक अधिकार का हनन हो जाए किसी व्यक्ति के, अगर वो हाई कोर्ट जाना चाहता है तो आर्टिकल 226 के तहत जाएगा, और अगर वो सर्वोच्च न्यायालय जाना चाहता है तो आर्टिकल 32 के तहत जा सकता है। ठीक है, ये बात याद रखना। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सरकार को आदेश और निर्देश दे सकते हैं। तो याद रखना, हमें मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए हम सर्वोच्च न्यायालय भी जा सकते हैं और उच्च न्यायालय भी जा सकते हैं। न्यायालय कई प्रकार के विशेष आदेश जारी करते हैं जिन्हें जो है प्रादेश या रिट कहते हैं। तो कौन कौन से अधिकार जो इसमें दिए गए हैं, कौन कौन से रिट दिए गए हैं, यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो लिखा है पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण। लिखा है, बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है। अगर किसी को गिरफ्तार किया गया तो उसे कोर्ट के सामने पेश होने का आदेश देता है। यदि गिरफ्तारी का तरीका या प्रकरण गैर कानूनी या असंतोषजनक है तो न्यायालय गिरफ्तार व्यक्ति को छोड़ने का आदेश दे सकता है। ऐसा बहुत बार होता है। दूसरा है परमादेश। क्या है? यह आदेश तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। याद रखना, अगर कोई सरकारी पदाधिकारी जो है अपने कानूनी और दायित्वों का उत्तरदायित्व नहीं निभा पाता है तो न्यायालय जो है उससे जवाब मांग सकता है, उसे आदेश जारी कर सकता है। परमादेश। निषेध आदेश क्या है? जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करता है, मतलब जो निचली अदालत होती हैं उसका अपना अधिकार क्षेत्र होता है, अगर उस अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके अतिक्रमण करके कोई मुकदमा की सुनवाई करेगा तब जो है उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय क्या करेगा, उसके लिए यह आदेश जारी कर देगा। तो लिखा है, तो ऊपर की अदालतें जैसे उच्च न्यायालय और या सर्वोच्च न्यायालय उसे ऐसा करने से रोकने के लिए निषेध आदेश जारी कर सकती हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपका अधिकार क्षेत्र वो नहीं है जहां आप सुनवाई कर रहे हैं। ठीक है। अधिकार परीक्षा क्या है? कितना अच्छे से यहाँ बताया गया है। ठीक है, लिखा है, जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, तब न्यायालय अधिकार परीक्षा आदेश के द्वारा उसे उस पद पर कार्य करने से रोक देता है। मतलब अगर किसी की योग्यता नहीं है उस पद पर काम करने की और उसे वो पद दे दिया गया तब यह अधिकार जारी किया जाएगा, रिट जारी होगा। उत्प्रेषण क्या है? रिट क्या है? जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है, मतलब जो उसका अधिकार नहीं है फिर भी वो काम कर रहा है, तो न्यायालय उसके समक्ष विचाराधीन मामले को उससे लेकर के उत्प्रेषण द्वारा उसे ऊपर की अदालत में अधिकारी को हस्तांतरित कर देता है। ठीक है, उसके ऊपर उसको भेज देगा कि आपका अधिकार नहीं है, आपका ये काम नहीं है, ये काम किसी दूसरे का है। बाद में इन अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका के अलावा कुछ और संरचनाओं का भी निर्माण किया गया। आपने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग,
राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग आदि ऐसे आदि के बारे में सुना होगा। तो ये सब क्या करती है, ये भी मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हैं। जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग महिलाओं के लिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जनजातियों के लिए मतलब जातियों के लिए, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अल्पसंख्यकों के लिए, ये भी जो है क्या करते हैं, ये भी जो है एक तरह से अधिकारों की रक्षा करते हैं। ये संस्थाएं क्रमशः अल्पसंख्यकों, महिलाओं और दलितों के अधिकारों की रक्षा करती हैं, वही मैंने आपको बताया। इसके अतिरिक्त मौलिक अधिकारों और अन्य अधिकारों की रक्षा करने के लिए कानून द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का भी गठन किया गया है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी बनाया गया है 1993 में, और इसका काम क्या है कि जो है ये भी किसी के अधिकारों को उल्लंघन होने पर ये उसकी जांच कर सकता है। तो इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1993 में की गई थी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की। ठीक है, और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में सर्वोच्च न्यायालय का एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश, किसी उच्च न्यायालय का एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश तथा मानवाधिकारों के संबंध में ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव रखने वाले 2 और व्यक्ति सदस्य होते हैं। तो कुल मानवाधिकार आयोग में कुल 4 सदस्य होते हैं। एक सर्वोच्च न्यायालय का रिटायर्ड जज मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए, एक उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए जो रिटायर हो चुका हो, और 2 व्यक्ति मानवाधिकारों के व्यवहार को मतलब अनुभव ज्ञान को जानने वाले अगर 2 व्यक्ति हैं तो उनको इसमें जो है बनाया जा सकता है सदस्य। ये क्या काम करता है, तो ये मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतें मिलने पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग स्वयं अपनी पहल पर या किसी पीड़ित व्यक्ति की याचिका पर जांच कर सकता है, जेलों में बंदियों की स्थिति का अध्ययन करने जा सकता है, मानवाधिकारों क्षेत्र में शोध कर सकता है या शोध को प्रोत्साहित कर सकता है। ये सब काम किसका है, राष्ट्रीय मानवाधिकार का। आगे लिखा है, आयोग को प्रतिवर्ष हजारों शिकायतें मिलती हैं। इनमें से अधिकतर शिकायतों में मृत्यु, हिरासत के दौरान बलात्कार, लोगों के गायब होने, पुलिस की ज्यादतियों मतलब पुलिस जो अत्याचार करती है, कार्रवाई न किए जाने, महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार आदि से संबंधित होती हैं। ये सब याचिकाएं उसको लगातार शिकायतें मिलती रहती हैं। मानवाधिकार आयोग का सबसे प्रभावी हस्तक्षेप पंजाब में युवकों के गायब होने या गुजरात दंगों के मामले में जांच के रूप में रहा। आयोग को स्वयं मुकदमा सुनने का अधिकार नहीं है। याद रखना, ये लाइन याद रखना कि मुकदमे की सुनवाई का अधिकार नहीं है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास। यह सरकार या न्यायालय को अपनी जांच के आधार पर मुकदमे चलाने की सिफारिश कर सकता है। तो सरकार को और न्यायालय को सिफारिश करता है कि आप मुकदमा चलाइए, ये मुकदमा नहीं चला सकता। ये बात याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। याद रखना, ये हमारे संविधान में भाग 4 में दिया गया है। ठीक है, भाग 4 में दिया गया है, और याद रखना ये जो है वाद योग नहीं है, इसके लिए हम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ठीक है, लिखा है, संविधान निर्माताओं को पता था कि स्वतंत्र भारत को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इसमें से सभी नागरिकों को समानता लाना और सबका कल्याण करना सबसे बड़ी चुनौती थी। तो सबका कल्याण करना जरूरी था, इसलिए बहुत सारी योजनाओं को जो शुरू किया जाता है, जो बहुत सारी समस्याएं हैं वो इसी जो है प्रावधान के तहत शुरू किया जाता है। उन्होंने यह भी सोचा कि उन लोगों मतलब जो हमारे संविधान निर्माता थे, सोचा कि इन समस्याओं को हल करने के लिए कुछ नीतिगत निर्देश जरूरी है, लेकिन इसके साथ ही वह इन नीतियों को भावी सरकारों के लिए बाध्यकारी भी नहीं बनाना चाहते थे। याद रखना, ये जो है सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है, नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है, आगे लिखा है, संविधान में कुछ निर्देशक तत्वों का समावेश तो किया गया है, लेकिन उन्हें न्यायालय के माध्यम से लागू करवाने की व्यवस्था नहीं की गई है। याद रखना, जिस तरह हम मौलिक अधिकारों के लिए न्यायालय जा सकते हैं, वैसे नीति निर्देशक तत्वों के लिए हम जो है लागू कराने के लिए न्यायालय नहीं जा सकते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि सरकार किसी निर्देश को लागू नहीं करती है तो हम न्यायालय में जाकर के यह मांग नहीं कर सकते हैं कि उसे लागू कराने के लिए न्यायालय सरकार को आदेश दे। जैसे मौलिक अधिकारों में दे सकती है, वैसे यहाँ नहीं दे सकती है। इसीलिए कहा जाता है कि नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। अर्थ यह है कि यह संविधान का एक हिस्सा है, इसे न्यायपालिका द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। संविधान निर्माताओं का मानना था कि इन निर्देशक तत्वों के पीछे जो नैतिक शक्ति है वह सरकार को बाध्य करेगी कि सरकार नीति निर्देशक तत्वों को गंभीरता से ले। इसके अलावा वह ऐसा भी समझते थे कि जनता उन्हें लागू करने की जिम्मेदारी भावी सरकारों को पर डालेगी। अतः संविधान में ऐसी नीतियों की एक निर्देशक सूची रखी गई है। निर्देशों की इस सूची को राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखना, ये ऐसा लिस्ट है जो सरकार के ऊपर है कि संसाधन हो तो उस लागू कर सकती है। लिखा है, नीति निर्देशक तत्व क्या है। नीति निर्देशक तत्व की सूची में 3 मुख्य बातें हैं। क्या क्या है, वह लक्ष्य और उद्देश्य जो एक समाज के रूप में हमें स्वीकार करने चाहिए।
वह अधिकार जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों के अलावा मिलने चाहिए और वह नीतियां उन्हें सरकार को स्वीकार करनी चाहिए। नीति निर्देशक तत्वों को देखने से आपको संविधान निर्माताओं की भारत की कल्पना का आभास होगा, क्योंकि भारत में जो चुनौतियां थीं उन चुनौतियों को दूर करने के लिए ये लागू किया गया था। समय समय पर सरकार ने कुछ नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का प्रयास किया है। अनेक जमींदारी उन्मूलन कानून, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, कई फैक्ट्री अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी निर्धारण, कुटीर और लघु उद्योगों को प्रोत्साहन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के उन्नयन के लिए आरक्षण आदि इन प्रयासों को दर्शाते हैं। नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए के प्रयास में शिक्षा का अधिकार जो आर्टिकल कहा दिया गया, आर्टिकल 45 में दिया गया है, पूरे देश में पंचायती राज व्यवस्था आर्टिकल 40, ठीक है, लागू करना। रोजगार गारंटी योजना के तहत काम का सीमित अधिकार दिया गया है। स्कूली बच्चों के लिए दोपहर के भोजन की व्यवस्था आदि सब की गई है। ये कहीं न कहीं जो है नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत ही किया गया है, ठीक है। आगे लिखा है नागरिकों के मौलिक कर्तव्य भी जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। अन्य प्रावधानों के अलावा इस संशोधन ने संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों की एक सूची का समावेश किया है, जिसमें कुल 10 कर्तव्यों का उल्लेख किया गया था, लेकिन इन्हें लागू नहीं के संबंध में संविधान क्या है, मौन है। तो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो 86वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य एक और जोड़ दिया गया। तो क्या क्या मौलिक कर्तव्य कुछ दिए गए हैं। तो लिखा है नागरिक के रूप में हमें अपने संविधान का पालन करना चाहिए, देश की रक्षा करनी चाहिए, सभी नागरिकों में भाईचारा बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए तथा पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, ठीक है। परंतु यह ध्यान देने की बात है कि संविधान मौलिक कर्तव्यों के अनुपालन के आधार पर या उसकी शर्तों पर हमें मौलिक कर्तव्य अधिकार नहीं देता है। मतलब इसे लागू नहीं कराया जा सकता है। अगर कोई नहीं चाहता तो लागू नहीं हो सकता है। इस दृष्टि से संविधान में मौलिक कर्तव्यों के समावेश से हमारे मौलिक अधिकारों पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। कहाँ पहुंचे, क्या समझे। अभी तक हमने जो कहाँ पहुंचे हैं और क्या समझे हैं, लिखा है ऐसा अनुमान है कि भारत में लगभग 30 लाख लोग शहरों में बेघर हैं। इनमें से 5% लोगों के लिए रात में सोने की जगह नहीं है। इनमें सैकड़ों बूढ़े और बीमार बेघर लोगों की जाड़े में शीतलहर से मृत्यु हो जाती है। उन्हें निवास का प्रमाण न दे पाने का कारण राशन कार्ड या मतदाता पहचान पत्र नहीं मिल पाते हैं। इसके अभाव में उन्हें जरूरतमंद मरीजों के रूप में सरकारी मदद भी नहीं मिल पाती है। इनमें से बड़ी संख्या में लोग दिहाड़ी मजदूर हैं, जिन्हें बहुत से कम मजदूरी मिलती है। वह मजदूरी की तलाश में देश के विभिन्न हिस्सों में से शहरों में आते हैं, ठीक है। लिखा है आप इस तथ्य के आधार पर संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को एक याचिका भेजें और जो है इसके बारे में आप जो है ये बता सकते हैं। ये एक तरह से ये होमवर्क के रूप में बच्चों को दिया गया है। अब आते हैं, लिखा है नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों में संबंध क्या है। लिखा है मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों को एक दूसरे के पूरक के रूप में देखा जा सकता है। जहां मौलिक अधिकार सरकार कुछ कार्यों पर प्रतिबंध लगाता है, वहीं नीति निर्देशक तत्व उसे कुछ कार्यों को करने की प्रेरणा देता है। एक तरफ कार्य पर प्रतिबंध लगा रहा है मौलिक अधिकार और कार्य करने की प्रेरणा दे रहा है नीति निर्देशक तत्व सरकार को। मौलिक अधिकार खास तौर से व्यक्ति के अधिकारों को संरक्षित करते हैं, पर नीति निर्देशक तत्व पूरे समाज के हित की बात करते हैं। याद रखना, ये व्यक्ति के अधिकारों की बात करते हैं और ये पूरे समाज की बात करता है। लेकिन कभी कभी जब सरकार नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का प्रयास करती है तो वह नागरिकों के मौलिक अधिकारों से टकरा सकते हैं। यह समस्या तब पैदा हुई जब सरकार ने नए जमींदारी उन्मूलन कानून बनाने का फैसला किया। इसका विरोध इस आधार पर किया गया कि उससे संपत्ति के मौलिक अधिकार का हनन होगा। लेकिन यह सोचकर कि सामाजिक आवश्यकताओं व्यक्तिगत हित से ऊपर हैं, सरकार ने नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए संविधान का संशोधन किया। इससे एक लंबी कानूनी लड़ाई शुरू हुई। कार्यपालिका और न्यायपालिका ने इस पर परस्पर विरोधी दृष्टिकोण अपनाया। तो याद रखना, कार्यपालिका और न्यायपालिका में इसको लेकर क्या हो गया, बहुत ज्यादा विवाद हुआ। आगे लिखा है सरकार की मान्यता थी कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इसके पीछे यह धारणा थी कि लोक कल्याण के मार्ग में अधिकतर बाधक है। दूसरी ओर न्यायालय की यह मान्यता है कि मौलिक अधिकार इतने महत्वपूर्ण और पावन हैं कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए भी उन्हें जो है प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। हमारे संविधान में एक
जो है क्या था, तो संपत्ति का अधिकार था जिसे जो है हटा दिया गया था। तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा होती है, इसको जो है जानना जरूरी है। इससे पहले यहाँ पे कुछ चीज़ें ऊपर छूट गई हैं, इनको देख लेते हैं। लिखा है आपका, यहाँ लिखा है नीति निर्देशक तत्व। उद्देश्य क्या है? लोगों का कल्याण करना, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देना, जीवन स्तर ऊंचा उठाना, संसाधनों का समान वितरण करना, ये उसका उद्देश्य है। अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, आर्टिकल 51 में ये भी कहा गया है, इसका उद्देश्य है। नीतियाँ क्या हैं? समान नागरिक संहिता, मद्यपान निषेध, घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देना, उपयोगी पशुओं को मारने पर रोक लगाना, ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहन देना, आर्टिकल 40 में कहा गया है। इसके अलावा पर्याप्त जीवन यापन की सुविधा देना, महिलाओं और पुरुषों को समान काम के लिए समान मजदूरी देना, आर्थिक शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है, काम का अधिकार दिया गया है जिसे मनरेगा, 6 वर्ष से कम आयु के बालकों को के लिए आरंभिक बाल्यावस्था देखरेख शिक्षा दी गई है, आर्टिकल 45 में। तो ये सब कहाँ दिया गया है? नीति निर्देशक तत्व में दिया गया है। अब हम बात करेंगे संपत्ति के अधिकार की। तो लिखा है मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशित तत्वों के मध्य संबंधों पर उठे विवाद के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण था मूल अधिकार में संपत्ति अर्जन और स्वामित्व और संरक्षण का मौलिक अधिकार दिया गया था। लेकिन संविधान में स्पष्ट कहा गया था कि सरकार लोक कल्याण के लिए संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है। अगर मान लो कहीं सड़क बनाना हो या कुछ हॉस्पिटल बनाना हो या स्कूल बनाना हो तो संपत्ति पर अधिग्रहण जो है अधिकार कर सकती है सरकार। 1950 से ही सरकार ने अनेक ऐसे कानून बनाए जिससे संपत्ति के अधिकार पर प्रतिबंध लगा। मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के मध्य विवाद के केंद्र में यही अधिकार था। आखिरकार 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में संपत्ति के अधिकार को संविधान के मूल ढांचे का तत्व नहीं माना। याद रखना, इसे मूल ढांचे का तत्व नहीं माना गया और कहा कि संसद को संविधान का संशोधन करके उसे प्रतिबंधित करने का अधिकार है। ये सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया सरकार को। तब जाकर के 44वें संविधान संशोधन 1978 में जनता पार्टी की सरकार ने 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया और संविधान के अनुच्छेद 300 के अंतर्गत उसे एक सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया। तो आज देखना संपत्ति का अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार नहीं है, एक कानूनी अधिकार है। और ये आर्टिकल कहाँ है? आर्टिकल 301 में है। अब आपकी राय में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से कानूनी अधिकार बनाने से क्या फर्क पड़ता है? इससे जो है जमीनी विवाद क्या हो गए? समाप्त हो गए। आगे लिखा है इसने एक और भी जटिल वाद विवाद को जन्म दिया। किसने? नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों ने। वह संविधान के संशोधन से संबंधित था। सरकार का मत था कि संसद संविधान के किसी भी अंश या प्रावधान में संशोधन कर सकती है। न्यायपालिका का कहना है कि संसद कोई भी ऐसा संशोधन नहीं कर सकती है जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो। ठीक है, तो देखना संसद जो है मौलिक अधिकारों को उल्लंघन से जुड़ा हुआ संशोधन नहीं कर सकती, जबकि सरकार ऐसा कहती थी। यह विवाद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केशवानंद भारती मुकदमे में दिए गए एक महत्वपूर्ण निर्णय के आधार पर समाप्त हुआ, जिसमें कहा गया था मूल ढांचे का। तो संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत कब दिया गया था? किस केस में दिया गया था? तो केशवानंद भारती केस में दिया गया था। इसमें निर्णय देते हुए न्यायालय ने यह कहा कि संविधान की कुछ मूल ढांचा विशेषताएं हैं और संसद उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकती है। इसे हम 9वें अध्याय संविधान एक जीवंत दस्तावेज में विस्तार से पढ़ेंगे। इसके बारे में, मूल ढांचा के बारे में और अच्छे से हम वहाँ जानेंगे। आगे लिखा है यहाँ पे जो है निष्कर्ष देख लेते हैं। लिखा है महाराष्ट्र के एक क्रांतिकारी समाज सुधारक ज्योतिबा फूले की रचनाओं में हमें सर्वप्रथम यह विचार जो है प्राप्त होता है कि अधिकारों में स्वतंत्रता और समानता दोनों ही निहित हैं। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान यह विचार और स्पष्ट हुआ और इस संवैधानिक अधिकारों के रूप में प्रस्तुत किया जाने लगा। हमारे संविधान में इस लंबी परंपरा को मौलिक अधिकारों की सूची के रूप में देखा जा सकता है। 1950 में न्यायपालिका ने अधिकारों के महत्वपूर्ण संरक्षक की भूमिका निभाई। तो न्यायपालिका जो है क्या किया? हमारे यहाँ संविधान के प्रमुख संरक्षक की भूमिका में आज भी काम कर रही है और 1950 से काम शुरू किया। न्यायिक व्याख्याओं ने अनेक अधिकारों का क्षेत्र विस्तृत कर दिया। हमारी सरकार और प्रशासन इसी परिप्रेक्ष्य में काम करते हैं। अधिकतर सरकार के कार्यों की सीमा तय करते हैं और देश में लोकतांत्रिक शासन सुनिश्चित करते हैं। ठीक है, याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण बात बताई गई है। जिससे आर्टिकल 21 का उल्लेख करके इतना विस्तार कौन किया है? तो सुप्रीम कोर्ट ने किया अपनी व्याख्या के माध्यम से। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो महत्वपूर्ण चीज़ था मैंने बता दिया है। वीडियो को अंत तक देखिएगा। कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।